like a Hellcat. Hello, all of you. Good morning to all. Good morning to all. And good morning to those who are watching the video in the morning, and good afternoon to them, those who are watching the video in the afternoon, and good evening to them, those who are watching the video in the good evening and evening. Okay, sir. So before starting, I would like to tell you that don't forget to like and share the video, and also to subscribe it. Okay, this is our episode number 2, the Kingdoms of South India, lesson number 2 of South Social Science, MP Board syllabus, and we are on the 5th point. From here we are starting the second episode where we have end, and 5th point, the Pandya Kingdom. So the Pandya dynasty, if you talk about, was one of the main dynasties of the Tamil state whose capital was at Madurai, है ना. तो पांड्या डायनेस्टी की बात करें अगर हम, तो ये सबसे मेन डायनेस्टीज में से थी तमिलनाडु की, और जिसकी कैपिटल जो थी वो मदुराई में थी. देन हम बात करें अतिकेसरी मारवर्मन, तो उसकी बात करें तो वो बहुत ही पांड्या किंगडम का बहुत ही फेमस और बहुत ही मतलब जिसे हम कह सकते हैं फेमस पांड्या किंग, है ना. पांड्या किंग था जिसने चेरास को 7th सेंचुरी एडी में डिफीट करके हरा कर, और चालुक्यस के साथ में हाथ मिलाकर उन्होंने पल्लवास के साथ में को भी डिफीट किया या हराया, और उसके बाद में उन्होंने अपना एम्पायर को बहुत दूर तक एक्सपांड या एक्सटेंड किया. उसके बाद में 9th सेंचुरी में अगर हम बात करें तो एफर्ट्स जो थे जटावर्मन सुंदर फर्स्ट के, द पांड्यास पावर रोज टू अ ग्रेट हाइट्स, है ना. जटावर्मन की वजह से पांड्या फिर से अपने अच्छी स्थिति में आ गया. उसके बाद में उसने चेरास को, चोलास और काकातियास और होसलास, इनको सबको डिफीट किया, हराया, और कांचीपुरम को अपने कंट्रोल में ले लिया. उसके बाद में पांड्या रूलर्स ने बहुत सारे मंदिर भी बनाए. जो फेमस मंदिर था उनका श्रीरंगम और चिदम्बरम टेम्पल्स, ये नाम से आज भी जाने जाते हैं और काफ़ी फेमस थे. उनका पावर डिक्लाइन हुआ यानी ख़त्म हुआ बाय द एंड ऑफ द 13th सेंचुरी, है ना. 13th सेंचुरी तक उसका पावर था, उसके बाद में ख़त्म हो गया. फिर बात करें हम अगर चोला एम्पायर की, तो चोला एम्पायर सबसे मेन जो था इन पाँचों में, वो था चोला एम्पायर. फ्रॉम द मिड सेंचुरी टिल द 12th सेंचुरी एडी, द चोलास हु रूल्ड ओवर तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक वेर द मोर पावरफुल रूलर्स ऑफ द डेक्कन. तो डेक्कन के बहुत ही फेमस रूलर थे चोला डायनेस्टीज की बात कर रहे हैं हम, तमिलनाडु में और कुछ आंध्र प्रदेश के और कर्नाटक के कुछ पार्ट्स में इन्होंने रूल किया और काफ़ी पावरफुल रूलर्स थे. देन हिस्टोरियंस जो कहते हैं, इतिहासकार जो कहते हैं इनके बारे में कि वो तो इम्पेरियल रूलर्स थे, मतलब जो जिनकी कोई यानी गणना नहीं की जा सकती है, और जो बहुत ही मतलब इम्प्रेसिव थे और बहुत ही खास थे. उसके बाद में इम्पेरियल चोलास के फाउंडर जो थे वो थे विजयालया, जिन्होंने तेंजोर को पल्लवास से कॉन्कर या जीता था. उसके बाद में परंटा का फर्स्ट जो था किंग, उसने पांड्या किंग्स को हरा कर मदुराई को अपने कब्जे में ले लिया. उसके बाद में एक्सटेंड द टेरिटरी फर्दर साउथ, और अपने दक्षिण में उन्होंने और अपनी टेरिटरी को या क्षेत्र को बढ़ाया. उसके बाद में उन्होंने मदुराई कोंडावन का टाइटल भी जीता या एज्यूम किया या उन्होंने प्राप्त किया. फिर उसके बाद में मदुराई को उन्होंने जीता. उसके बाद में जो ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड चोला किंग जो थे, अगर हम कुछ चोला किंग की बात करें जिसमें से बहुत ही ग्रेटेस्ट जो वो बहुत ही अलग जो था चोला किंग, उसमें राजा फर्स्ट थे. तो बाय हिज एबिलिटी, पावर एंड मिलिट्री स्किल्स ही सून बिल्ड अप द ग्रेट चोला एम्पायर. उसकी एबिलिटी से, योग्यता से, पावर से और मिलिट्री स्किल्स जो थी उनके पास में, उससे उन्होंने बहुत ही जल्दी मतलब चोला एम्पायर को बिल्डअप कर दिया या बनाया या सक्षम बनाया. उसके बाद में उन्होंने सबसे पहले चेरास किंग को डिफीट किया, हराया, और उसके बाद में केरला को अपने कंट्रोल में ले लिया. उसके बाद में और उन्होंने क्या किया, देन डिफीटेड एंड कैप्चर द पांड्या किंग को भी उन्होंने हरा कर कंट्रोल में ले लिया, और उसके बाद में मदुराई का पोजीशन प्राप्त कर लिया, यानी मदुराई को अपने अंडर में ले लिया. उसके बाद में
अगर हम बात करें उनकी सक्सेसफुल एक्सपेडिशन की, वाज अगेंस्ट द नॉर्थन पार्ट ऑफ श्रीलंका। जो हिज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेडिशन वाज अगेंस्ट द नॉर्थन पार्ट ऑफ श्रीलंका विच बिकेम अ चोला प्रोविंस अंडर द नेम ऑफ मुमंडी चोलामंडलम, है ना। तो नॉर्थन पार्ट ऑफ श्रीलंका विच बिकेम अ चोला प्रोविंस अंडर द नेम ऑफ मुमंडी चोलामंडलम। तो श्रीलंका का जो पार्ट था उसके अगेंस्ट में उनका एक्सपेडिशन मतलब जो फेमस और सक्सेसफुल हुआ और आज भी ये माना जाता है और जाना जाता है, तो चोला प्रोविंस में तब्दील हो गया और उसको आज भी नाम दिया गया है मुमंडी चोलामंडलम। उसके बाद में हम बात करें तो आफ्टर दिस उसके बाद में क्या हुआ, ही ओवररन द चालुक्यस ऑफ वेंगाई। उसके बाद में चालुक्यस ऑफ वेंगाई को भी उन्होंने हासिल किया। उसके बाद में राजा फर्स्ट ने क्या किया, कुछ कैंपेन्स लगाई, कुछ ऐसी प्रचार प्रसार के लिए अगेंस्ट कलिंगा एंड द होल आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप और मालदीव को भी उसने अपने अंडर में ले लिया। फिर राजा फर्स्ट की बात करें तो उन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज को कॉन्कर्ट किया, जीता और एक मैरीटाइम एम्पायर टू कंट्रोल इट्स ट्रेड एंड कॉमर्स, एक ऐसा एम्पायर बन गया जो ट्रेड और कॉमर्स को कंट्रोल करने या नियंत्रित करने के लिए हो गया। देन ही अज्यूम वेरियस टाइटल्स, उसको बहुत सारे टाइटल्स भी मिले, बहुत सारे टाइटल्स उन्होंने हासिल किए। फिर उसके बाद में राजा फर्स्ट की बात करें तो उनके सन जो थे, पुत्र थे राजेंद्र फर्स्ट, उन्होंने बाद में राजगद्दी को संभाला। उन्होंने फिर क्या किया, श्रीलंका को अपने अंडर में ले लिया। उसके बाद में बहुत सारे केरला और केरला को अथॉरिटी और केरला रीअश्योर्ड हिज अथॉरिटी और केरला में उसने केरला पर अपनी वर्चस्व जमाया और पांड्यास पर भी जमाया। फिर उसके बाद में उन्होंने अटेंशन दिया कि ईस्ट और उसकी इस तरफ यानी पूर्व की तरफ, और उसके बाद में उनकी आर्मीज़ को उन्होंने रिवर गंगा इन द पाला किंगडम वहाँ तक उन्होंने पहुँचा दिया और उसके बाद में गंगईकोंडा का टाइटल हासिल किया। उसके बाद में ही स्टेब्लिश न्यू कैपिटल, उन्होंने एक न्यू कैपिटल भी हासिल की जिसको हम गंगईकोंडा चोलापुरम के नाम से जानते हैं, विच वाज इन द माउथ ऑफ रिवर कावेरी, जो कावेरी के पास में है। देन राजेंद्र फर्स्ट की बात करें हम तो उन्होंने बहुत ही पावरफुल फ्लीट थी उनके पास में, जो हम कह सकते हैं कि नेवल फ्लीट विच गेन हिज सक्सेस अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल, है ना। तो जो कहाँ तक थी उसके पास में, जो बे ऑफ बंगाल तक के भी जा सकती थी। देन ही सेंट अ नेवल एक्सपेडिशन टू आइलैंड ऑफ सुमत्रा एंड मलिया। उन्होंने क्या किया, फिर नेवल एक्सपेडिशन को आइलैंड सुमत्रा और मलिया के पास भेजा और इस एक्सपेडिशन से क्या हुआ, उनको एक ग्रैंड सक्सेस मिली, सफलता मिली, जो ये कह सकते हैं कि द चोला रूलर्स ऑल्सो सेंट देयर एम्बेसडर टू चाइना, और उन्होंने अपने एम्बेसडर को चाइना में भी भेजा। तो एम्बेसडर जो मतलब उनका व्यक्ति और उनका मीन्स एम्बेसडर जिसको हम कह सकते हैं कि जो उनका नेतृत्व करके गया और मिलने गया उनसे। उसके बाद में जो चोला एम्पायर कंटिन्यू टू फ्लोरिश अप टू द 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी तक उन्होंने चोला किंगडम या चोला एम्पायर जो था वो बिल्कुल फ्लोरिश यानी ग्रो पे था या प्रोग्रेस कर रहा था। लेकिन 13th सेंचुरी से क्या हुआ, 13th सेंचुरी से क्या हुआ, चोलास वे सक्सेड बाय द पांड्यास ऑफ मदुराई एंड होसलास ऑफ द्वार समुद्रा मैसूर, है ना। तो वे सक्सेड बाय पांड्यास ऑफ मदुराई, चोलास किंगडम जो था वो फिर मदुराई के द्वारा यानी पांड्यास ऑफ मदुराई के द्वारा और होसलास ऑफ द्वारा समुद्रा के द्वारा वो उनके हाथ में चला गया। चालुक्यस ऑफ कल्याणी इन द डेक्कन वाज सक्सेड बाय द काकातियास हु रूल्ड फ्रॉम वेरेंगल। फिर चालुक्यास का क्या हुआ, कल्याणी का डेक्कन में जो थे वो उनका जो किंगडम था वो काकतीयास ने रूल किया, जो वेरेंगल के थे आंध्र प्रदेश के, और यादवास हु रूल फ्रॉम देवगिरी, जिन्होंने देवगिरी से शासन किया। उसके बाद में जिसको हम मॉडर्न तरीके से दौलताबादी इन महाराष्ट्र में हम बोलते हैं उसको। फिर ये डायनेस्टी जो थी
वो बहुत ही ग्रो हुई 14th सेंचुरी तक। लेकिन 14th सेंचुरी के बिगिनिंग में यानी शुरुआत में क्या हुआ, सुल्तान ऑफ दिल्ली स्पेशली द खिलजी एंड द तुगलक कैरिड मिलिट्री एक्सपेडिशन टू द साउथ टू एनेक्स द डेक्कन टू देयर एम्पायर। उसके बाद में सुल्तान जो थे दिल्ली के, जो स्पेशली जिनका नाम था खिलजी और तुगलक, उन्होंने अपने मिलिट्री एक्सपेडिशन को साउथ तक बढ़ाया और उन्होंने डेक्कन को अपने कंट्रोल में ले लिया और अपने एम्पायर में मिला दिया। इस एक्सपेडिशन की वजह से क्या हुआ, जो साउथ के किंगडम थे वो धीरे धीरे डिक्लाइन होते चले गए। यानी इस अटैक के बाद में जो था सुल्तान ऑफ दिल्ली, खिलजी और तुगलक जो थे उनके कंट्रोल में साउथ के काफ़ी सारे किंगडम्स आ गए थे। उसके बाद में हम कुछ मेन फीचर्स की बात करें 16 एडमिनिस्ट्रेशन के, तो उसमें सबसे पहले ये था कि गवर्नमेंट की अगर बात करें तो किंग वॉज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो किंग या राजा था वो ही हेड हुआ करता था गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट का। तो ही वॉज ऑल पावरफुल बट ही एक्टेड अपॉन द एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द गवर्नमेंट अफेयर्स। वो बहुत ही पावरफुल था किंग जो था वो, लेकिन वो किसके एडवाइस पर एक्ट करता था या काम करता था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो उनके मंत्रीगण थे उनके एडवाइस पर या उनके सलाह पर काम किया करते थे, इन स्पेशली इन द गवर्नमेंट अफेयर्स, खासकर उनके गवर्नमेंट अफेयर्स में। फिर तो चोला एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू मंडलम्स, है ना, धीरे धीरे वो चोला एम्पायर जो है इस छोटे छोटे मंडलम्स में यानी प्रोविंसेस में डिवाइड हो गए। और ये मंडलम्स को हम फर्दर वालानाडूस में डिवाइड किया, जैसे उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट। फिर जो विलेज था वो सबसे लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट थी, जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन विलेज असेंबलीज या ग्राम सभा में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये ग्राम सभा फिर और डिवाइड हुआ 3 पार्ट्स में, जिसको हम बोलते हैं यूआर को हम बोलते हैं वाज द असेंबली ऑफ कॉमन विलेजर्स की असेंबली, या जैसे वो असेंबली थी यानी संबंध, जिसको हम बोल सकते हैं असेंबली वाज द असेंबली ऑफ कॉमन विलेजर्स इसमें ज़्यादा थे। देन सभा महासभा ग्रुप भी बोल सकते हैं हम उसको, और सभा महासभा वाज द असेंबली ऑफ लर्नेड ब्राह्मण्स। ये किसकी असेंबली थी, सभा महासभा, जो ब्राह्मण्स थे, जो योग्य ब्राह्मण्स थे, जो पढ़े लिखे ब्राह्मण्स थे उनकी। और नागरम जो था वाज द असेंबली ऑफ मर्चेंट, ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस। और ये किसके असेंबली का ग्रुप था, ये था मर्चेंट्स, जिसमें जो कुछ बिजनेसमैन्स रहते, ट्रेडर्स रहते और आर्टिसंस जो कारीगर रहते उनके उनका ये असेंबली था नागरम। फिर सेवरल कमिटीज बनाई गई formed to look after the village administration with regard to justice, education, maintenance of roads, water reservoirs, religious celebrations and donations and temples। तो बाद में फिर बहुत सारी कमिटीज़ बनाए गए जिसमें विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सोचकर कि जैसे उसमें क्या हो, परिवर्तन हो, कैसे जस्टिस हो, एजुकेशन कैसे हो, फिर रोड्स का मेंटेनेंस कैसे हो, फिर पानी की रिजर्वायर कैसे बनाया जाए, धार्मिक सेलिब्रेशंस कैसे हो, है ना, धार्मिक डोनेशंस कैसे हो, डोनेशंस यानी दान देना, और टेम्पल्स वगैरह जो मंदिर वगैरह बनाना था वो सब उनका डिसाइड हुआ उसमें। फिर इकोनॉमिक सिस्टम क्या था हमारे इस चोला किंगडम का, तो इकोनॉमिक में क्या था, सबसे प्रॉस्परस जो हम बोल सकते हैं कि अभी तक के साउथ इंडिया के सभी किंगडम से चोला किंगडम जो था वो बहुत ही प्रॉस्परस किंगडम था, यानी बहुत ही संपन्न जो था वो किंगडम था। उसके मेन सोर्सेज जो थे इनकम के वो थे रेवेन्यू, जो थे वो टैक्सेस ऑन लैंड एंड ट्रेड। With the foreign countries, the Chola rulers built a network of roads for the purpose of trade and communication, and trade with the foreign countries were also carried on। तो उन्होंने क्या किया, एक रोड्स का नेटवर्क बिल्ड किया जो दूसरे अपने ट्रेड और कम्युनिकेशन के लिए, तो जो फॉरेन कंट्रीज से भी जुड़ सके, तो वहाँ तक भी उन्होंने अपना जो है ट्रेड और कम्युनिकेशन लेके गए। फिर फॉर द पर्पज ऑफ इरिगेशन, है ना, इरिगेशन और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिवर्स, इरिगेशन के लिए और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिवर्स यानी नदियों का सही तरीके से उपयोग हो सके वो, और इरिगेशन यानी खेतों में किस तरीके से पानी लाना है वो सब, वाटर टैंक्स, ये सब बनाई गई। उसके बाद में विलेज असेंबलीज जो थे वे रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टैंक्स इन गुड कंडीशंस, है ना, तो विलेज असेंबलीज जो थे वो इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल थे कि किस तरीके से टैंक को गुड कंडीशन में मेंटेन किया जाए। फिर हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में ब्राह्मण्स एंजॉयड द टॉप मोस्ट पोजीशन इन द सोसाइटी। ब्राह्मण्स की सबसे
टॉप मोस्ट एंड सबसे पहली पोजीशन थी सोसाइटी में। उसके बाद में ट्रेडर्स और आर्टिशंस जो थे वो आए। उसके बाद में कंडीशन ऑफ वुमेन जो थी वो भी गुड थी, अच्छी थी, है ना। औरतों की कंडीशन जो थी वो अच्छी थी। दे वर हेल्ड इन ग्रेट हॉनर एंड इन्जॉयड फ्रीडम, है ना। उनको बहुत ही आदर सम्मान के साथ में देखा जाता था, रखा जाता था, और उनको एक फ्रीडम भी थी। उसके बाद में उनको एजुकेशन भी दिया जाता था, बहुत सारी लर्निंग की ब्रांचेस थी। फिर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जॉइन देयर टुगेदर फॉर कॉमन पर्पसेस, और बहुत सारी सेक्शंस होती सोसाइटी की, वो कॉमन पर्पस यानी कुछ ऐसा सामान्य तरीके से कार्य करने के लिए एक दूसरे के साथ में जुड़ गई। फिर रिलीजन की बात करें हम तो हिंदुज़म जो था वो वहाँ का साउथ का सबसे मेन रिलीजन था या धर्म था। चोला रूलर्स जो थे वो सभी रिलीजन्स को या धर्मों को सम्मान देते थे, और मोस्ट ऑफ द चोला रूलर्स जो थे वो किसके फॉलोअर्स थे, किसके शिवा के। देन स्टिल मैनी चोला किंग्स बिल्ट विष्णु टेम्पल्स एंड गिव डोनेशन टू बुद्धिस्ट विहारास, और बहुत सारे ऐसे चोला किंग्स थे जो जिन्होंने विष्णु टेम्पल्स बनाए और दान वगैरह दिया बुद्धिस्ट विहारास को। Some of the great religious teachers also lived during this period. बहुत सारे धार्मिक शिक्षक भी इस समय यहाँ मौजूद थे। The best among them were known as आदि शंकराचार्य, जिसमें आदि शंकराचार्य का नाम बहुत ही फेमस या बहुत ही वेल नोन है। इन्होंने जो मैसेज स्प्रेड किया था या फैलाया था वो था वेदास अमॉन्ग द मासेस, वेद का उन्होंने मैसेज फैलाया। देन ही ट्रैवल्ड ऑल ओवर द इंडिया प्रीचिंग हिज फिलोसॉफी एंड डिबेटिंग विद द लर्नेड स्कॉलर्स, है ना। तो उन्होंने क्या किया, पूरा ऑल ओवर इंडिया यही प्रीचिंग किया, यही फिलोसॉफी वो फैलाते चले गए, और जो योग्य विद्वान थे उनके साथ में डिबेट यानी वाद विवाद करते गए। ही एस्टैब्लिश्ड 4 मठास इन 4 कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री, देश के 4 कोनों में उन्होंने अलग अलग 4 मठ स्थापित कर दिए थे। उसके बाद में अनदर फेमस इन सेंट जो संत थे, फिलोसोफर थे साउथ के, वो थे रामानुज, जिन्होंने क्या प्रीच किया कि वन शुड डिवोट वन सेल्फ इंटायरली टू द वर्शिप ऑफ गॉड थ्रू भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग यानी व्यक्ति को अपने आप को एक ही ईश्वर के पूजा में लगा देना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कि भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग के थ्रू हम उसको एक ही गॉड के पूजा में लगा सकते हैं अपने आप को। देन लव एंड डिवोशन देन थ्रू नॉलेज, और प्रेम और पूरा डिवोशन जो अपना आत्मसमर्पण हो पूरा नॉलेज के साथ में। देन फॉर हिम हाई एंड लो कास्ट डिड नॉट एग्जिस्ट, फॉर ही सॉ ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल। उनके लिए कोई जाति मान्य नहीं रखती थी, क्योंकि उन्होंने सभी जातियों को इक्वल समझा है, या सभी ह्यूमन बींग्स को उन्होंने इक्वल माना है। फिर आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करें तो चोलास जो थे वो टेक्चरल ट्रेडिशंस जो था उनका पल्लवास का था, लेकिन बट इम्पोजिंग गेट वेज टू द टेम्पल नॉन एज गोपुर राम्स वाज देयर स्पेशल स्टाइल। तो उनकी जो एक स्पेशल स्टाइल जो थी वो गोपुर राम्स की तरह थी, जो इम्पोजिंग गेट वेज टू द टेम्पल, जो मंदिरों में क्या इम्पोज करते थे, गेट वेज यानी रास्ता जो था उनका गेट का वो इम्पोज यानी उस पर डालते थे, अप्लाई करते थे। फिर राजराजेश्वर टेम्पल ऑफ टेंजोर एंड द वेरियस टेम्पल्स ऑफ गंगईकोंडा चोलापुरम built by the Cholas as finest example of architecture excellence, है ना। तो ये 2 राजराजेश्वर और वेरियस टेम्पल जो थे गंगाकोंडा चोलापुरम के, वो चोलाज ने बनाए। उसके बाद में चोला किंग्स गिव लार्ज डोनेशन ऑफ मनी एंड लैंड फॉर द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स। मंदिरों के मेंटेनेंस के लिए और बिल्डिंग के लिए उन्होंने बहुत सारा दान वगैरह भी किया। During the Chola period, the art of making images or statues was at an all-time high, है ना। चोला पीरियड में क्या था, जो आर्ट था ना, इमेजेस वगैरह या मूर्तियाँ बनाने का,
वो बहुत ही हाई था, यानी ऊपर था। जो इमेजेस बनाते थे वो या तो स्टोन की थी, पत्थर की, या ब्रॉन्ज की थी। ब्रॉन्ज इमेजेस जो नटराज की बनाई थी उन्होंने इन डिफरेंट फॉर्म्स आर वर्ल्ड फेमस फॉर ए डिग्निटी एंड ग्रेस। वो आज भी वर्ल्ड फेमस यानी पूरी दुनिया में फेमस या पॉपुलर है। The walls of the temples were decorated with sculptures and with scenes depicting both gods and men। जो टेम्पल्स यानी मंदिरों के वॉल्स या दीवारें होती थी वो कैसे डेकोरेट करते थे, वो स्कल्पचर्स और विथ सीन्स, कुछ सीन्स वगैरह होते थे उसमें, और कुछ स्कल्पचर्स यानी कुछ चित्र वगैरह बनाते थे वो डेपिक्टिंग यानी क्या बताते हुए कि बोथ गॉड्स एंड मैन यानी मनुष्य को भी और गॉड को भी वो शो करते थे। देन देयर वेर कोर्ट सीन्स, सीन्स ऑफ वर्शिप, बैटल सीन्स एंड ऑफ डांसिंग एंड म्यूजिक। और बहुत सारे सीन्स वगैरह वो बनाते थे, जैसे कि वर्शिप का सीन्स हो गया, पूजा पाठ का, है ना, और या फिर बैटल सीन्स, कोई लड़ाई झगड़े का सीन, या डांसिंग या म्यूजिक, इस तरीके से उनका होता था। अब हम लिटरेचर की बात करें, लास्ट पॉइंट जो था उसका लिटरेचर था। अब लास्ट पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे, लिटरेचर, है ना। लिटरेचर यानी किताबों से रिलेटेड या जो भी रिटन डॉक्यूमेंट्स। संस्कृत एंड तमिल वर द टू लैंग्वेजेस दैट मेड प्रोग्रेस ड्यूरिंग दिस चोला पीरियड। संस्कृत और तमिल सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस या जो भाषाएं थी जो इस समय बहुत ही फेमस हुई। देन उसके बाद में कंबन ने क्या किया, रामायण लिखी तमिल में, जो बहुत ही फेमस हुई। उसके बाद में फेमस एपिक्स ऑफ द साउथ वेयर, जो धर्म की किताबें थी वो लिखी गई, जो तमिल की साउथ की जो फेमस थी, सिलापडिकरम एंड मणिमेकलाई, ये दो थी। दिस एपिक्स ऑक्यूपाई हाई प्लेस इन तमिल लिटरेचर एंड आर रिवर्ड लाइक द रामायण एंड द महाभारत। जो हमारे रामायण और महाभारत की पुस्तकें थी उनके जैसा सम्मान इन साउथ की एपिक्स को दिया जाता है तमिल लिटरेचर में। उसके बाद में दिस एपिक्स ऑल्सो प्रोवाइड वैल्यूबल इंफॉर्मेशन ऑन साउथ इंडिया हिस्ट्री ऑफ अर्ली पीरियड। पूरे साउथ इंडिया हिस्ट्री के अर्ली पीरियड की पूरी इंफॉर्मेशन हमको इस एपिक्स से मिल जाती है। फिर हम 8th सेंचुरी और 10th सेंचुरी की बात करें, इस पीरियड में क्या हुआ था, हैड बीन द पीरियड ऑफ रिवाइवल एंड रिबर्थ ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। तो इस समय का जो वक्त था वो कैसा था कि साउथ इंडिया की हिस्ट्री को रिबर्थ यानी एक नया जन्म और नया शक्ति प्राप्त हुई। ड्यूरिंग दिस पीरियड प्रोग्रेस वॉज मेड इन द पॉलिटिकल, कल्चर एंड रिलीजियस एरियाज। इस समय जो प्रोग्रेस या जो डेवलपमेंट हुआ वो पॉलिटिकल, राजनीतिक, कल्चरल और रिलीजियस, धार्मिक और कल्चरल में हुआ। एरियाज एज वेल एज इन द आर्ट, आर्किटेक्चर एंड ट्रेड, इसमें भी हुआ, आर्ट में भी हुआ, आर्किटेक्चर में भी हुआ और ट्रेड में भी हुआ। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू दिस पीरियड कैन बी सेड टू बी द ग्लोरियस पीरियड ऑफ सोशियल कल्चरल एक्सीलेंस। तो ये पीरियड हम कह सकते हैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये बहुत ही ग्लोरियस, जो हम कह सकते हैं कि बहुत ही फेमस, ग्लोरियस, ब्रिलियंट पीरियड था सोशल कल्चरल एक्सीलेंस का, जिसमें सोशल और कल्चरल पॉइंट्स जो थे वो अपनी पारदर्शिता के पार थे। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। I would like to tell you that this was the second episode, and for new notification of the episodes and lessons and chapters you have to first subscribe the channel. So don't forget to like and share and subscribe the channel. So thank you very much. As it is night, so I would like to tell you that good night and Shabba Khair. Thank you very much.